दोस्तों, मैं इमरान अंसारी एनडीएस एजू अगेन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.2 के हम लोग 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, एचसीएफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है एचसीएफ 306 कामा 657 इक्वल टू 9 दिया है। 306 और 657 दो संख्या है, 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम 306 एंड 657। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है। इनका एचसीएफ कितना है, 9 है। ठीक है, एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम 306 कामा 657 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है एचसीएफ 306 657 का 9 दिया गया है, तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सॉल्व जब करेंगे इसे तो याद रखिएगा एचसीएफ तो दिया गया है। क्या दिया गया, एचसीएफ हमें दिया है। एचसीएफ हमें दिया है, एचसीएफ क्या है 306 कामा 657 का एचसीएफ 9 है। ठीक है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम किसका, यानी एलसीएम 306 और 657 का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसा गुणे मसा। ये हम लोगों का क्या होता है, एक फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो सूत्र अपने पास क्या होता है, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ये अपना फार्मूला है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब यहाँ पर एलसीएम में फाइंड आउट करना है। एचसीएफ दिया गया है, दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 657, तो हम लोग रख देंगे दो संख्याएं 306 गुणे 657, ये दो संख्याएं हम लोग रखेंगे। और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम एज इट रखेंगे गुणे एचसीएफ क्या दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कर लेंगे। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम एज इट रखेंगे, यानी एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9 हो जाएगा। यहाँ ये गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 में भाग हो जाएगा। अब 9 में भाग देना है तो हम इसे 9 से काट सकते हैं। 9 कम 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 9 चौक को 36 यानी 34 आएगा। यानी एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 34 गुणे 657। अब 34 गुणे 657 करना है, तो 657 में हमें गुणा करना है 34 का,
गुणा कीजिए, 7 चौक को 28, कैरी 2 हो गया, 5 चौक को 20, 7 त्रिके 21 तो हो जाएगा 41, 41 2 43, 3 कैरी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला संख्या कैंसिल कीजिए, 6 चौक को 24, 5 3 15, 5 4 9, 2 1 3 39 हो जाएगा, 39 1 40, 3 43 को 3 कैरी फिर 4 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 4 22, 22,338 आएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम अपना आ जाएगा 22,338। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर हमें क्या क्या पूछ रहा था, एलसीएम पूछ रहा था। एलसीएम हम इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली कौन था, 1.2 का। 1.2 का हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें दिया गया था दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा होता है। ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याएं 306 और 657 है, लिख देंगे। एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 9, तो 9 रख देंगे यहाँ पर। तो अब देखिए 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 306 गुणे 657 बटे 9। 9 से भाग देंगे 34 आएगा, 34 में 657 का गुणा करेंगे 22,338। तो एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम 22,338 आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, जांच कीजिए कि, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। कह रहा है संख्या, एक संख्या है 6 के पावर n, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी कि नहीं, ये पूछ रहा है। चलिए इसे भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संख्या, क्या है, संख्या 6 के पावर n, 6 के पावर n जो अंक है क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं, समाप्त हो सकती है या नहीं, समाप्त हो सकती है या नहीं, समाप्त हो सकती है या नहीं, हो सकती है या नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो है संख्या 6 के पावर n अंक जो है क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें जानना चाहिए यदि कोई भी नंबर 0 पर समाप्त हो रही है, कोई भी नंबर यदि 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टर में
फैक्टराइजेशन जब हम लोग करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो उसमें 5 बहुत जरूरी है आना। ठीक है, उसमें 5 आना जरूरी है, क्योंकि कोई संख्या मान लीजिए 240, ये 0 पर समाप्त हो गई। किस पे समाप्त हो रही? 0 पर। अगर ये 0 पर समाप्त हो रही तो यानी ये 5 से जरूर कटेगी। तो 5 चौक को 20 हो जाएगा, 5 वाठे 40 हो जाएगा, 5 वाठे 40। यानी ये जितने भी नंबर्स हैं यदि 0 पर समाप्त होंगे, अब 0 पर समाप्त होने कोई भी नंबर 360 ले लीजिए, 0 पर समाप्त हो रही तो ये 5 से जरूर कटेगी। 5 छक्का 30, 5 सते 35 ले लेंगे और 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी जो भी संख्या 0 पर कट रही, यानी 0 पर समाप्त हो रही, देखिए ये 0 पर समाप्त, ये भी 0 पर समाप्त। यदि कोई नंबर 0 पर समाप्त हो रही है, इट्स मीन्स ये याद रखिएगा कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, सही है, समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिए यहाँ पर ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो 5 से कट जा रही, यानी इसके प्राइम फैक्टर में 5 जरूर आएगा। ये 0 पर समाप्त हो रही थी, ये भी 5 से कट जा रहा है, यानी इसके प्राइम फैक्टर में 5 आना जरूरी है। सेम ऐसे ही हम लोग देखेंगे क्या 6 के पावर n के प्राइम फैक्टर में 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखेंगे, सॉल्व जब करेंगे इसे तो संख्या अपने पास है 6 के पावर n। तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3 के पावर n, यानी 2 के पावर n है और 3 के पावर n है। क्या इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 5 आता है? नहीं आ रहा। इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ रहा है। लिखेंगे चूंकि इनके अभाज्य गुणनखंड में, इनके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आया है, 5 नहीं आया, 5 नहीं आया है, आया है। अतः यह संख्या, अतः यह संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। क्या होगी? ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, व्याख्या कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? ये भाज्य संख्याएं क्यों है? संख्या क्या है? संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, संख्याएं, संख्याएं, संख्याएं है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 और क्या है? और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों? भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? क्यों है? भाज्य संख्याएं क्या है? तो भाज्य संख्याएं क्या होती है?
भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे और किसी और भी संख्या से कटे। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने से कटे ही कटे, लेकिन किसी और से भी इसे कटना चाहिए। ठीक है ना, तो देखते हैं। चलिए सॉल्व जब करेंगे तो संख्याएं अपने पास कौन है? संख्याएं हैं भाई साहब, संख्याएं हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। ये संख्याएं, अगर ये संख्याएं हैं तो यहां देखिए 13 प्लस 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, यानी 7 गुणे 11 और प्लस 1 बचेगा। यहाँ देखिए केवल 7 गुणे 11, ये 13 और ये 13 तो कॉमन हो गया। अगर ये 13 कॉमन हुआ, 7 गुणे 11, यहाँ 1 बचा, 1 लिख देंगे, 11 में 1 का गुणा करेंगे सेम वही आएगा, प्लस यहाँ 13 ले लिए कॉमन, 1 बच जाएगा, यानी 13 और ये क्या हो गया 11 77 और प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा 13 और ये क्या है 13 1 78 है, 78। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, अच्छा भाज्य है। अब ये संख्या देखिए किससे कट रहा है, ये जो है 13 78 जो हो गया, अच्छा 13 कॉमन हमने ले लिया। अब देखिए 13 यदि कॉमन ले लिया है तो यानी ये जो संख्या आएगी वो 13 से कट जाएगी, यानी ये संख्या जो कॉमन आ रहा है, कॉमन मीन्स उसका प्राइम फैक्टर है, कॉमन ले लिए हैं, इट्स मीन्स ये जो संख्या है ब्रैकेट में बचेगा उससे ये 13 उसे पूरी तरह से क्या हो जाएगा विभाजित कर देगा, पूरी तरह से विभाजित कर देगा। अब 78 है, 78 क्या 13 से विभाजित नहीं होगा, आराम से हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 13 से विभाज्य हो रहा है, ये 13 से 78 13 से भाज्य हो रहा है, यानी संख्या जो है संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 किससे विभाज्य है, संख्या 7 गुणे 11 प्लस 13 जो है 13 से भाज्य, किससे भाज्य है 13 से भाज्य है, भाज्य है, क्योंकि इसमें 13 उभयनिष्ठ है, 13 क्या है उभयनिष्ठ है। अगर उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब होता है ये इससे विभाजित है, ये इससे क्या है विभाजित है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ मतलब ये इससे विभाजित है। अब देखिए दूसरी संख्या क्या है 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 1। चलिए दूसरी संख्या है अपने पास है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ है 5 यहाँ है, दोनों जगह 5 है तो 5 कॉमन है, यानी बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन है, यहाँ से 5 क्या है कॉमन है। तो अब देखिए ये संख्या में क्या है, इस संख्या में 5 कॉमन है, चार गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब देखिए इस संख्या में 5 कॉमन है, यानी ये जो संख्या है 5 कॉमन है, तो ये संख्या 5 से क्या है अतः यह 5 से, अतः अगर 5 इसमें उभयनिष्ठ है इट्स मीन संख्या जो है संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 जो है अंक 5 से भाज्य है, क्या है 5 से भाज्य है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें
5 उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। 5 उभयनिष्ठ। अगर 5 उभयनिष्ठ है, अब इसमें संख्या क्या है? इसमें देखिए, इसमें 13 उभयनिष्ठ था, इसमें 5 उभयनिष्ठ। इसमें 5 उभयनिष्ठ है, इसमें 13 उभयनिष्ठ। अगर इसमें 5 उभयनिष्ठ है, अगर इसमें 5 उभयनिष्ठ है, यानी ये जो संख्या है 5 से विभाजित है, 5 से कट जाएंगी। यदि 5 से कट जा रही हैं तो ये दोनों संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। क्यों? क्यों भाज्य संख्याएं? इसलिए कि इसमें 13 है उभयनिष्ठ, इसमें संख्या क्या है? 13 उभयनिष्ठ है, इसमें क्या है? 5 उभयनिष्ठ। यदि कोई संख्या में कोई भी एक संख्या उभयनिष्ठ है, यदि उभयनिष्ठ रहता है, इसका मतलब ये संख्याएं जो दी गई संख्याएं होती है, वे जो संख्याएं कॉमन मिलती हैं उससे क्या होती हैं? उभयनिष्ठ। उससे क्या होती है? कॉमन जो मिलती है उससे ये पूरी तरह से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ठीक है ना? अगर विभाजित हो जाएंगी तो इसे हम लोग भाज्य कहेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ, ये मान लीजिए अपने पास एक वृत्ताकार पथ है। अब इस पे क्या होता है? एक वृत्ताकार पथ है, इस पे रवि और सोनिया को रनिंग कराया जाता है। मान लीजिए रवि और इनिशियल पोजीशन इनका देख लीजिए, यहीं पर है। मान लीजिए ये यहाँ पे यहीं पर रवि है और यहीं पर से सोनिया को छोड़ा जा रहा है। सोनिया और रवि रनिंग के लिए स्टार्ट होती हैं। देखिए रनिंग करेंगे ये दोनों, इस वे में ये दोनों रनिंग करेंगे। ठीक है, इस वे में। अगर इस वे में रनिंग करते हैं, इस वे में रनिंग करते हैं तो इनको इनिशियल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन और प्रारंभिक पोजीशन पर आने में टोटल रवि को जो है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना लग रहे हैं? 12 मिनट लग रहे हैं। देखिए रवि को यहाँ तक आने में इनिशियल पोजीशन में 12 मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट। और सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। सोनिया को टाइम 18 मिनट और इसको 12 मिनट। ध्यान दीजिएगा, सोनिया लेट है, सोनिया धीरे धीरे दौड़ रही है। यदि सोनिया जब तक, अब देखिए रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट यहाँ तक आ जाएगा। 12 मिनट में जब सोनिया यहाँ आएगी 18 मिनट, तब तक रवि और आगे चला जाएगा, 6 मिनट और आगे हो जाएगा ना। 6 मिनट में मान लीजिए 6 मिनट में ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। 6 मिनट में जो है, 6 मिनट में रवि कहाँ आ जाएगा? और आगे आ जाएगा। अब रवि यहाँ आ जाएगा, 6 मिनट में रवि और आगे आ जाएगा। तो अब जब यहाँ तक सोनिया आएगी यहाँ तक, तब तक रवि और आगे चला जाएगा। इस तरह से रवि आगे चलता रहेगा, सोनिया उसके पीछे चलती रहेगी। एक कंडीशन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सोनिया इतना पीछे हो जाएगा कि रवि उसके आगे आके एक पोजीशन पर मिल जाएगा। तो वही टाइम पूछ रहा है कि सोनिया और रवि
कितने टाइम के पश्चात ये दोनों एक जगह पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब यहाँ पर फिर से मिलेंगे। एक बार तो छोड़ा गया था जब तब मिले थे, लेकिन अब कब मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, तो देखिए, तो अब सीधा लिख लेंगे, रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं। अब रवि के सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय इज इक्वल टू 18 मिनट। लिखेंगे पुनः वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए संख्या 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। 18 का हो जाएगा क्या, 9 दूनी 18, 3 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3, नहीं 3 यहाँ रहेगा। देखिए 3 दूनी 36 18। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 तो मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, ये दोनों तो एक ही बार लिखे जाएंगे, कॉमन है। अब 2 3 और लिखा है, यानी 3 दूना 6 दूनी 12 3 36, यानी 36 मिनट बाद ये पुनः मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। ये 36 मिनट बाद एक ही समय पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। ठीक है, तो 36 मिनट बाद ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय पश्चात, 36 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36 मिनट। आंसर अपना हो जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट के पश्चात ये फिर से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है।